दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। बड़ी बात यह है कि 1 मार्च से लगभग जो 10 दिन है, होली से पहले और होली के कुछ दिन बाद तक, तमाम ऐसे खास मामले हैं इस देश के जो कि ये साफ कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि इस देश में लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका एक अहम स्तंभ है या नहीं है, या जो सवाल लोग कर रहे हैं पिछले कुछ वक़्त से, वो नहीं होने चाहिए। मतलब परिस्थिति साफ हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ईवीएम का मैटर भी सुने जाने वाला है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का मैटर भी जाने वाला है, जिसमें अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर के बयान दे दिया था गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, वो मैटर भी जाएगा। ये तमाम अहम मामले हैं। ये तमाम मामलों पर जो सुनवाई होने वाली है, उस पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या घटना हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर चीज़ें निष्क्रिय रह जाएँगी? इन तमाम मामलों पर समझने के लिए हमारे साथ चर्चा पर हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि सर की गहन जानकारी इस पर कम से कम ये तस्वीर साफ कर देगी कि हम और आप जो आगे सोचने और समझने वाले हैं सर इन सब डेट से, क्या कुछ तस्वीर बदलने वाली है? क्या आपको लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जैसा मामला जिस पर कुछ भी नहीं हुआ पहली डेट में, आगे कुछ हो सकता है क्योंकि कानून बना हुआ है ऑलरेडी? नंबर 2, जो ईवीएम का मामला है जिस पर पहली बार लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीरियस हुआ है, कुछ चर्चाएं हो रही हैं उस पर। ये तमाम चीजें हैं सर, और खास तौर से बात करें अमित शाह की, गृह मंत्री की, क्योंकि जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के बोला था तो उनकी तो सांसदी चली गई थी, घर चला गया था, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। अब क्या? देखिए विनीता जी, आपने 2-3 मामले एक साथ जिक्र किया है। मैं कोशिश करूंगा कि एक के बाद एक उसका उत्तर दूं। जहां तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला है, जितनी मेरी समझ है कानूनी मामलों की और संसदीय मामलों की, उसमें मुझे नहीं लगता कि इस देश को कोई लोकतांत्रिक राहत मिलने वाली है। क्यों? सरकार ने ये पुख्ता बंदोबस्त कर दिया है कि उसमें से मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को अलग कर दिया है और संसद इस देश में सर्वोच्च है। तो जब संसद सर्वोच्च है और सदनों से बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, तो अब उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को कितना बदल सकता है? क्या उतना नैतिक और संवैधानिक साहस कोई सुप्रीम कोर्ट दिखा सकता है कि जैसे कि अब अगर संदर्भ के तौर पर मैं बता देता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेत्री का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो महात्मा इंदिरा गांधी उससे बहुत मुश्किल में आ गई थी। तो ये एक दौर हमने वो देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर सर थी सवाल और ये हाई हो रहा है कोर्ट कि ये दौर के लोग अभी हैं। देखिए, ऐसा है कि एक मुझे शेर याद आ रहा है कि हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी करें, किस खुदा की बात करें। क्या तो बात है सर। लेकिन मैं ये है बात कि उस वो दौर वो था, लेकिन आज क्या किसी हाई कोर्ट में आंखों में आंखें डाल के केंद्र सरकार के जो हमारे बड़े मुखिया हैं, उनको वो आईना दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो है, अब जो प्रावधान है, अब जो तंत्र है, उसमें वापस सीजीआई को लाने का मामला कैसे हो सकता है? ये थोड़ा-सा अब पेंच है। तो इसलिए मुझे इस मामले में तो थोड़ा-सा कहना पड़ेगा कि ये मामला सरकार ने अपने पक्ष में बहुत ही मजबूती के साथ लिया है और इस देश के लिए लोकतांत्रिक चुनाव और उनकी निष्पक्षता पर जो मैं कहूं कि कोई बहुत उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अब हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग एक भारतीय सरकार की एक डिपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आप कल्पना करिए कि पुरानी सरकारों ने तो इतनी निष्पक्षता बरती और सीजीआई को उसमें रखा, इन्होंने हटा दिया। अब एक बार हटा दिया, अनंत काल तक तो ये राज करेंगे नहीं कि 100 साल तक राज करते रहें। कभी ना कभी तो प्रतिपक्ष की सरकार आएगी, और अगर प्रतिपक्ष की सरकार आई और उसने इस तरह से व्यवहार शुरू किया जैसा ये लोग कर रहे हैं, तब फिर क्या होगा? वो तो और 4 कदम बेशर्म होकर के व्यवहार कर सकते हैं।
तब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, मेरी चिंता का बिंदु ये है। जी, एक ईवीएम का कुछ था, जरा अगर आप सवाल दोहरा देंगे। जी सर, ईवीएम पर भी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी बर्न मेमोरी और तमाम तरह के मामलों को लेकर 4 पार्ट्स को लेकर के जो सुनवाई चल रही है, उस पर अब अगली बात है, क्योंकि उसकी डेटा को डिलीट नहीं करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये महज अभी जो चरण दिख रहे हैं, लोगों को उम्मीद बनी है कि ईवीएम पर क्या सीरियसली सुनवाई हो रही है, क्योंकि जब कोर्ट में किसी ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव की, तो सीजे संजीव खन्ना ने कहा कि आपको ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं, जिस आइडिया के बारे में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति भी बात कर रहे हैं, एलन मस्क बात कर रहे हैं, उन आइडियाज को इस तरह से पूरा डिस्कार्ड कर देना कोर्ट में, तो क्या उम्मीद की जाए ईवीएम को लेकर आगे से? मैंने, शायद मुझे याद आता है कि आपके किसी शो में ये बात कही थी कि जब भारत का संविधान बना तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान सभा ने उसका उस पर मंथन किया था और तब विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया मानती है। तब उस संविधान पर रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देखिए, संविधान आप चाहे जितना अच्छा बना लें, लेकिन अगर उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। और महात्मा गांधी ने भी उसी समय कहा था कि कोई भी लोकतंत्र जो है वो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें कुछ समस्याएं ना हो या जिसमें कुछ दोष ना हो। लेकिन हमारा काम यह है कि हमें उन लोकतंत्र के उन दोषों को मिनिमाइज करना है, न्यूनतम करना है, ना कि हम लोकतंत्र को हटा करके तानाशाही ले आए। तो ये देखिए, 2 बड़े लोगों के कोट मैंने आपको बताए। अब मैं वापस लौटता हूं आपके उस ईवीएम वाले मैटर पर। देखिए, ईवीएम हमने ही तो बनाई थी, हमने ही बनाई थी, मतलब हमारे चुनाव आयोग ने ही बनाई थी। और उस ईवीएम की निष्पक्षता का देखिए कि 1996 के बाद जैसे जैसे ईवीएम एंटर करती गई, हमने हुकूमतें जाते देखी, आते देखी, हमने पक्ष को सत्ता में बने रहते हुए भी देखा और प्रतिपक्ष को भी सत्ता में आते हुए देखा। 2004 में हमें याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता गई, हुकूमत गई, और 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा आई। तब ईवीएम पर उस तरह से सवाल नहीं उठता था। लेकिन अब जिस तरह से ईवीएम के डाटा को मैनेज किया जा रहा है, या जिस तरह से, मैं ये नहीं कहता कि 100% इसमें चीज जो है हम पकड़ चुके हैं। देखिए, पेगासस नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है, मैं इस दोनों चीजों को जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से ये आपकी निजता और आपके देश की एक एक व्यक्ति की जो जिंदगी है वो संकट में है। तो ईवीएम में कोई मशीन तो ईवीएम मनुष्य ने बनाई है ना, तो मनुष्य ने ईवीएम अगर बनाई है, उस ईवीएम की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर सुप्रीम कोर्ट रेखांकित नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को समझेगा कि ईवीएम किसी सब्जी मंडी में नहीं मिलती, ईवीएम किसी किराने की दुकान पर नहीं मिलती, ईवीएम किसी कंप्यूटर की शॉप पे नहीं मिलती, और ईवीएम चुनाव हो जाता है मतदान के दिन, सड़कों पर पड़ी मिलती है, खेत में पड़ी मिलती है, किसी पोलिंग ऑफिसर के घर में मिलती है। ये कैसे होता है कि जिस ईवीएम को इतना संवेदनशील लोकतंत्र का नियामक रेगुलेटरी है, तो मैं कहूं कि वो एक मशीन ऐसी है, और वो इस तरह से उसका मिसयूज हो? क्यों मिलती है? चुनाव आयोग उस पर कोई कभी सफाई नहीं देता। क्या चुनाव आयोग कह सकता है कि ईवीएम पर जो मत प्रतिशत शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे दर्ज होता है, वो अचानक 3 घंटे में बढ़ कैसे जाता है? मतपत्र गिनने में तो चलिए कोई एक गड्डी आगे रह गई, पहले मतपत्रों से गिनती होती थी और 3 दिन 4 दिन तक नतीजे आते थे, तो मतपत्र गिने जाते थे। लेकिन मतपत्र गिनने में गलती इंसान की हो सकती है, ईवीएम तो मशीन है। ईवीएम में गलती अगर इतनी हो जाए कि 8% वो रिजल्ट मतलब आंकड़े बढ़ा दे और 8% से सत्तारूढ़ दल को फायदा हो, तो इससे शंका तो होती है। मगर मुझे इस मामले में भी लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि कागजों पर और तर्कों पर ईवीएम के मामले में मैं कहूं कि प्रतिपक्ष को संतुष्ट करना आसान है। आसान इसलिए कि ये कहा जा सकता है कि जब आपकी हुकूमत किसी राज्य में बनती है, तब तो आप ईवीएम का सवाल नहीं उठाते हैं,
और जब आप हार जाते हैं तब आप उस राज्य में ईवीएम का सवाल उठाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ईवीएम में आपने ये देखा कि जब मान लीजिए 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में आपने कांग्रेस को सत्ता दे दी, लेकिन गुजरात जैसे राज्य में अपनी सत्ता बचा ली। मैं ये कहां कह रहा हूं कि सारे राज्यों में एक साथ ईवीएम का खेल हो रहा है। जहां आवश्यक है वहां ईवीएम के जरिए मैनिपुलेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। लेकिन अब मैं बहुत ही स्पष्ट मानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में देश के लोकतंत्र को और देश के मतदाता के साथ शायद न्याय नहीं कर पाएगा। जी सर, तीसरा मुद्दा था कि अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर के कहा था पार्लियामेंट में, तो अब वो भी मैटर है कोर्ट में, और जिसका जिक्र मैंने किया कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ, अब यहाँ पर गृह मंत्री के लिए कितनी कुव्वत है किसी में कि उन पर सवाल कर सके। जी आपको याद होगा कि भारत के लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जो जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, लगभग उसी तरह के सम्मान के हकदार वो खुद भी हैं। और हकदार कोई आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के कारण नहीं है, साख के कारण नहीं है, वो अपनी काबिलियत और योग्यता के कारण है। लेकिन अफसोस की बात यह है विनीता जी कि अंबेडकर के नाम पर ये राजनीति वो दल कर रहे हैं जिन्होंने एक तरह से अगड़ी जातियों के लिए या को संरक्षित करने का काम किया है और दलितों के लिए काफी कमजोर स्थितियां पैदा की हैं। आप देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दलितों की स्थिति क्या है, दलितों पर अत्याचार कैसे हैं, आदिवासियों की स्थिति क्या है, आदिवासियों पर अत्याचार किस तरह होते हैं, उनके चेहरे पर अगर पेशाब करने जैसी घटनाएं होती हैं तो अर्थ क्या है। अब मैं आता हूं आपके वो अंबेडकर के बयान पर। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने जो है अपनी उस अपने असंतोष उन्होंने को कहा था प्रकट कि किया। अंबेडकर करते हैं इतना, अगर जी ईश्वर का नाम लिया होता तो भगवान जी मिल जाता, ऐसे करके उन्होंने जी, कहा, तो मैं स्वर्ग वही तो मिल कह रहा जाता। हूँ। हाँ, अगर अंबेडकर के इस भावना से वो इतने तकलीफ में, तो उन्हें ये नहीं आता कि उसी संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को लाने में कितनी मदद की थी। क्यों? इसलिए कि वो असहमति के सुर को संरक्षण देना चाहते थे, प्रतिपक्ष की आवाज और मुखर करना चाहते थे, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को लाए। अब फिर बात, इस्तीफा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी दिया था, उसका जिक्र क्यों नहीं करते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इनके भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से थे, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की सरकार में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था कश्मीर के मसले पर। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक त्याग पत्र को लेकर के लोगों को भरमाने और उसके तथ्यों से भटकाने का जो काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये खेदजनक है। क्योंकि जब कोई इतिहास की किसी घटना का हम विवेचना करते हैं तो हमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके सारे समग्र तथ्यों को हमें समेटना पड़ता है कि भाई इस मामले में हुआ क्या था, क्यों इस्तीफा दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ये इससे कोई शाह साहब को अब कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है या भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला है। उन्होंने सर, एक लेकिन ऐसा क्या सेल्फ कोर्ट रूल, उनके ऊपर सख्ती से ऐसे एक्शन लेगा जैसे राहुल गांधी पर सख्ती से लिया गया था? देखिए अब हम इस कोर्ट का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि अब अर्जे नियाजे इश्क के काबिल नहीं रहा, और जिस दिल पे हमको नाज था वो दिल नहीं रहा। तो कोर्ट को हम क्या कहें अब। एक अनपढ़ और एक निरक्षर मतदाता हो सकता है भरोसा कर ले, लेकिन एक जागरूक और एक साक्षर मतदाता कैसे भरोसा करेगा। हमने देखा है कि आपने देखा ना कि 3-3 महीने आप केजरीवाल को जेल में रखते हो, मनीष सिसोदिया को महीनों जेल में रखते हो, और जेल में रखने के बाद वो सरकार जब लंगड़ाती हुई काम करती है
फिर चुनाव हो रहे हैं, तो कोई निष्पक्षता पूर्वक चुनाव कैसे हो सकते हैं? उस सरकार को आप काम करने का अवसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब उसकी योजनाओं को अमल में लाने का अवसर नहीं दे रहे हो। उसके बाद आप जो है उसके उसके बजट, उसकी वित्तीय प्रबंधन, तमाम सारी चीजों पर आप उस पर असर डालते हो। तो जाहिर सी बात है, हालांकि मैं आम आदमी पार्टी को भी कोई बहुत इसका वो नहीं मानता हूं। मैं हमेशा से मेरी मान्यता ये रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बी टीम के ए टीम का कैप्टन ये कभी पसंद नहीं करेगा कि बी टीम का कैप्टन ए टीम का कैप्टन बन जाए। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के आधार पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा, साख और इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ईडी के लिए सोनिया गांधी जैसी बुजुर्ग नेत्री को आप घंटों पूछताछ कर सकते हैं, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन राहुल गांधी से पूछताछ कर सकते हैं, और चुनाव आयोग निठल्ला सा बैठा रहता है जब प्रमाणों के साथ में प्रतिपक्ष सबूत पेश करते हुए एतराज प्रकट करता है, तब कुछ नहीं होता। तो ये तो साफ है कि इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह का व्यवहार कर रहा है। बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। बात तो है जी। जी सर, और यही वजह है कि जो चर्चा आज आप कर रहे हैं, ये तमाम बड़े मामले अभी मार्च में साफ हो जाएगी तस्वीर। जैसे शुरू में कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि कोर्ट किस तरह से इन मामलों को डील करने वाला है। एक मामले को एक तरह से देखना और तीनों ही चारों मामलों को अलग एक ही तरह से देखने हैं। अगर ऐसी तस्वीर सामने दिखाई दी तो वाकई में सवाल उठेंगे, और जो पॉजिटिव साइड आप नहीं बोल पा रहे हैं खुल करके आज इस तरफ, और संशय बना हुआ है जिस बात को लेकर, अगर वो ऐसा ही है तो ये इस देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम कई जगह से पहले ही फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।